Hello, students. This is Bakir. Welcome to the second lecture of the Age of Industrialization. इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले के पीरियड के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या इंडस्ट्रियल गुड्स सिर्फ फैक्ट्रीज से ही रिलेटेड है? Are industrial goods only produced in factories? क्या इंडस्ट्रियल गुड्स सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री से ही रिलेटेड हैं? स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी यूरोप में इंटरनेशनल मार्केट के लिए इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन की जाती थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले भी इंडस्ट्रीज में की जाती थी? नहीं स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में नहीं की जाती थी। हैंडमेड गुड्स की प्रोड्यूसर और मर्चेंट्स इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते थे और इसी फेस को यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो पीरियड में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती थी, इसी पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जो पीरियड में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होती थी, उस पीरियड को हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, 17 और 18th सेंचुरी में पॉपुलेशन और ग्लोबलाइजेशन दोनों इंक्रीज हुई। पॉपुलेशन ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से डिमांड एकदम इंक्रीज हो गई। अब अर्बन एरियाज में जो मर्चेंट्स थे वो इंक्रीजिंग डिमांड्स के साथ साथ प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। जिसकी वजह से उन्होंने रूरल एरियाज में मूव करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर उन्होंने फार्मर्स को एम्प्लॉय किया, यानी फार्मर्स को अपना एम्प्लॉय बनाया और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। अब और एक क्वेश्चन आता है कि क्या आखिर उन फार्मर्स ने इस ऑफर को, यानी जो फार्मर्स थे उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों किया? स्टूडेंट्स, ये वो टाइम था जब रूरल एरियाज में ओपन लैंड सिस्टम था। ओपन लैंड सिस्टम यानी कि कोई भी किसी भी लैंड पर कभी भी प्रोडक्शन कर सकता था। मतलब कि किसी भी लैंड प्राइवेटली ऑन नहीं थे। ओपन लैंड सिस्टम का मतलब है कि जो लैंड है वो किसी का नहीं है, कोई भी उस लैंड पर जाकर बस सकते हैं, कोई भी वो लैंड ले सकता है, कोई भी कल्टीवेट कर सकता है। दैट इज द ओपन लैंड सिस्टम। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी तो रिच पीपल ने अपने लैंड को इनक्लोज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे अब उनके पास अब काम नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट किया। धीरे धीरे अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज में एक क्लोज रिलेशनशिप बनने लगा। अगर हम वुल इंडस्ट्री का एक एग्जाम्पल लें तो स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट, अर्बन एरियाज में जो मर्चेंट्स थे वो वूल को बाय करते थे।
नंबर सेकंड। फिर क्या था, फिर रूरल एरियाज में उसको स्पिन करके यॉन बनाया जाता था। नंबर थर्ड, यॉन को वेव करके क्लोथ बनाया जाता था। नंबर फोर्थ, और क्लोथ को डाई करके उसको अर्बन एरियाज में मार्केट में सेल किया जाता था। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इस फेस में वूल इंडस्ट्री ही सेटअप हुई? नहीं स्टूडेंट्स, इस फेस में आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी सेटअप हुई। इसका रीजन था कि अब अलग अलग नेशंस में रेलवेज कंस्ट्रक्ट होने लगी थी, जिसकी वजह से आयरन और स्टील मेट के जो गुड्स थे उनकी डिमांड इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से उनको भी प्रोड्यूस करने लगा। स्टूडेंट्स, आप एक लास्ट क्वेश्चन आई होप कि सभी के माइंड में आ रहा होगा कि अगर इतना ज्यादा डेवलपमेंट था तो हमने इस पीरियड को इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं कहा? स्टूडेंट्स, हमने इस फेज को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि इस फेज में जितने भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए वो बहुत ज्यादा स्लोली हुए थे, और दूसरा रीजन था जितने भी इंडस्ट्री सेटअप हुई वो लार्ज स्केल पर सेटअप नहीं हुई थी। इसकी मेनली तीन कारण थे। नंबर फर्स्ट, एक्सपेंसिव मशीन्स। फैक्ट्रीज में जो मशीन्स यूज होती थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। सेकंड, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई थी। थर्ड, अनसर्टेन इन परफॉर्मेंस। थर्ड यानी कि उनकी परफॉर्मेंस अनसर्टेन थी, जिसकी वजह से मार्केट में अभी भी हैंडमेड गुड्स की प्रोड्यूसर्स थे। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर यही पे एंड होता है। दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। स्टूडेंट्स, आपको क्या करने हैं, इन सारे लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके आपको देखना है, साथ में इन लेक्चर्स की नोट्स जो है आपको तैयार करने हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे।